मणिपुर में हिंसा के दौरान जिन 3 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी परेड कराने का एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति की पुलिस ने पहचान कर ली है और हमें पता चला है कि पुलिस को इस व्यक्ति के पास से वो मोबाइल फोन भी बरामद हो गया है जिससे ये वीडियो बनाया गया था। बड़ी बात यह है कि यह पूरी घटना 4 मई को हुई थी, लेकिन यह वीडियो 77 दिन के बाद 20 जुलाई को वायरल हुआ। इसलिए अब जब इस वीडियो को बनाने वाले व्यक्ति की पहचान हो चुकी है और इस व्यक्ति से इसका मोबाइल फोन भी बरामद हो गया है, तो अब इससे इस बात का पता चल पाएगा कि आखिर इस घटना के 77 दिन के बाद यह वीडियो बाहर क्यों आया और क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। ऐसी खबरें भी हैं कि गृह मंत्रालय इस वीडियो से जुड़ी घटना की जांच और इस पूरी घटना की जांच अब सीबीआई को सौंपने का मन बना चुका है और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से एक एफिडेविट दायर किया जा सकता है जिसमें यह कहा जाएगा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई और ट्रायल की प्रक्रिया मणिपुर के बाहर किसी दूसरे राज्य में की जाए और वो राज्य अगर असम रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो आज कुछ बड़ी बातें ये हुई हैं। पहली बात तो यह है कि जो ये पूरा हादसा हुआ था, जो वीडियो वायरल हुआ था, जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को बनाया उसकी पहचान हो चुकी है। दूसरा, जिस मोबाइल फोन से यह बना था उस मोबाइल फोन को बरामद किया जा चुका है। तीसरा, इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी और चौथा, अब इस मामले का जो ट्रायल है वो मणिपुर की अदालत से बाहर किसी दूसरे राज्य की अदालत में होगा और इस मामले को शायद असम में ले जाया जाएगा। तो ये 2 बड़ी खबरें हैं जो मणिपुर से हमारे पास आई है। अब और बड़ी खबर सुनिए। पहली खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद मणिपुर के मौजूदा हालात की निगरानी व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं लगातार, और वो दिन में 1 नहीं बल्कि 2 या 3 बार मणिपुर से अपडेट ले रहे हैं। और अभी से नहीं, जब से मई में ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ है तब से प्रधानमंत्री लगातार इसके बारे में अपडेट ले रहे हैं और पर्सनली, चाहे वो देश में रहे हों या बाहर रहे हों, वो लगातार फोन करके हर 3-4 घंटे के बाद इसका अपडेट लेते हैं। दूसरा, मणिपुर में 35,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है जो सेना, सीआरपीएफ और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से लिए गए हैं। अभी मणिपुर में सुरक्षा बलों की तरफ से घाटी और पहाड़ी इलाकों के बीच बफर जोन्स बनाए जा रहे हैं ताकि हिंसा को नियंत्रित किया जा सके। घाटी में मैतेई समुदाय की हिंदू आबादी रहती है और पहाड़ी इलाकों में कुकी समुदाय के ईसाई धर्म के लोग रहते हैं और इन्हीं दोनों समुदाय के बीच हिंसा हो रही है। और मणिपुर में अभी ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है उसे आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझ सकते हैं। भारत में मणिपुर का विलय वर्ष 1949 में हुआ था, जब मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए मणिपुर का विलय भारत में करने की सहमति दी थी। और यह विलय लगभग वैसा ही था जैसे कश्मीर का विलय था। यह थोड़ा आधा अधूरा विलय था और जैसी स्थिति कश्मीर की थी कि विलय हुआ भी है लेकिन कश्मीर को स्वायत्तता दी गई थी, ऐसे ही मणिपुर को भी स्वायत्तता दी गई थी। इसके बाद वर्ष 1956 में मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, क्योंकि उससे पहले ही मणिपुर का विलय पूरी तरीके से फिर भारत में हो गया था। और फिर आजादी के 25 वर्ष बाद 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और तब से लेकर अब तक मणिपुर में अलग अलग समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष की घटनाएं लगातार होती रही हैं, क्योंकि वहां का जो सामाजिक ढांचा है वो इस प्रकार का है कि वहां इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अगर देश में तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो क्या भारत भी दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा, जैसी कि भविष्यवाणी मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी की है। उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या यह संभव है, क्योंकि यह तो सपने जैसा लगता है। अभी मौजूदा समय में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जब वो आए 2014 में तब भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, यानी 10वें नंबर पर था भारत जीडीपी के मामले में, और अब भारत 5वें नंबर पर है। और अब वो कहते हैं कि अब वो तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसका कि वो ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें यकीन है कि तीसरी बार भी वही बनेंगे, तो वो कहते हैं कि अब भारत कम से कम तीसरे नंबर पर जरूर आ जाएगा। भारत की जीडीपी 307 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि इस सूची में 2203 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है।
1590 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। 362 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ जापान तीसरे नंबर पर और 354 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ जर्मनी चौथे स्थान पर है। आप देख सकते हैं ये 4 देश हैं जो हमसे ऊपर हैं। अब बड़ी बात यह है कि भारत अभी इनके मुकाबले बहुत पीछे है। भारत अभी, जैसा मैंने आपको कहा, 5वें पायदान पर है और अगर आप भारत की तुलना चीन और अमेरिका से करें तो आप देखिए कि कहां 300 लाख करोड़ रुपए और कहां 1590 लाख करोड़ रुपए और उसके बाद अमेरिका पर जाएंगे तो कहां 2203 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है। वहां तक अब बड़ी बात यह है कि अभी भारत यहां है, इतना छोटा सा, देखिए ये इतना छोटा सा बॉक्स है, 5वें नंबर पर है। क्या भारत यहां तक पहुंच सकता है? यहां तक? और क्या भारत ऊपर जो नीली पट्टी है जहां मेरा भी हाथ नहीं जा रहा है अभी, क्या भारत वहां तक पहुंच सकता है? अगर आज आप सोचेंगे तो आपको सिर्फ एक सपने जैसा दिखेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा है, रन रेट बहुत ज्यादा है। अगर भारत 6 बॉलों पे 6 छक्के भी मारे तो भी यहां तक नहीं पहुंच सकता। वर्ष 2024 से 2029 के बीच भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है और इसके लिए हमें जापान और जर्मनी की जीडीपी से आगे निकलना ही होगा। और आईएमएफ का अनुमान है कि भारत वर्ष 2027 तक ऐसा करने में सफल हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनुमान है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, आईएमएफ का। 2027 में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी, जापान चौथी और जर्मनी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। यानी 2027 के बाद ये जो वर्ल्ड ऑर्डर अभी हमने आपको दिखाया था ये उल्टा हो जाएगा। आज भारत 5वें स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर आ जाएगा। जर्मनी जो अभी चौथे स्थान पर था वो 5वें स्थान पर आ जाएगा और जापान चौथे स्थान पर आ जाएगा। तो ये जो टॉप 5 देश हैं जीडीपी के मामले में, उसमें ये अंतर अभी आपको दिखना है और ये अंतर लगभग आज से 5 साल के बाद आ जाएगा। अब देखिए, वर्ष 2014 से 2023 के बीच भारत की जीडीपी में 83%, चीन की जीडीपी में 84%, अमेरिका की जीडीपी में 54%, ब्रिटेन की जीडीपी में सिर्फ 3%, फ्रांस की जीडीपी में सिर्फ 2% और रशिया की जीडीपी में सिर्फ 1% की वृद्धि हुई है। यह भी आप देख लीजिए। सारे जो बड़े बड़े देश हैं उन 2014 से लेकर 23 तक, यानी जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, उनकी सरकार आई है, तब से लेकर अब तक इन 9 वर्षों में किस देश की जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है? तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है चीन की जीडीपी में 84%। उसके बाद हमारी भी लगभग उतनी ही हुई है 83%, 83%। लेकिन देखिए जो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी है वो हमसे पीछे है वृद्धि के मामले में। अमेरिका 54%, फ्रांस सिर्फ 2%, ब्रिटेन 3% और रशिया तो सिर्फ 1% की वृद्धि अपने जीडीपी में कर पाया है पिछले 9 साल में। तो भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये कही जाएगी। और अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में 2 ही देश हैं जिनकी जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, आगे निकल रही है, और वो 2 देश कौन से हैं? भारत और चीन। और आगे चलकर यही दुनिया की बड़ी महाशक्तियां बनेंगे। यानी दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा और लगभग बराबर की वृद्धि हुई है, 83% और 84%। लेकिन अनुमान है कि आने वाले वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था अब कमजोर होती चली जाएगी और भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता जाएगा। यानी जो चीन है वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है। अब चीन की जो गति है वो कम हो जाएगी, या आप ऐसा कह सकते हैं कि चीन का अब जो सांस फूलने लगी है चीन की। चीन ने जितना तेज दौड़ना था दौड़ लिया, अब उसकी सांसें फूल रही हैं, जबकि भारत अभी और कई वर्षों तक इसी गति से या इससे भी तेज गति से दौड़ सकता है। हमारी सांसें अभी फूली नहीं है, इनकी सांसें फूल चुकी हैं और ये सारे जो देश हैं ये अब थक चुके हैं, ये धीरे 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 अब बैठते चले जाएंगे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मामले में 10वें नंबर पर था, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन इसके बाद हमने रशिया, इटली, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की जीडीपी के मामले में उन्हें पीछे छोड़ा और अब वर्ष 2027 तक भारत जापान और जर्मनी से भी आगे निकल जाएगा। आईएमएफ के मुताबिक वर्ष 2023 से 2027 के बीच
यानी जो ये जो कार्यकाल है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मेरा तीसरा कार्यकाल होगा, जो 2024 से वो ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उसके बाद 2027 के बीच भारत की जीडीपी में 38% की वृद्धि होगी, ये आईएमएफ का अनुमान है। और जापान और जर्मनी की जीडीपी में सिर्फ 15% की वृद्धि होगी। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये गारंटी दी है कि उनका तीसरा कार्यकाल भी आएगा, वैसे ही दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज ये गारंटी दे रही हैं कि भारत का टाइम भी आने वाला है और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। हालांकि इसके बावजूद अमेरिका और चीन के मुकाबले भारत की जीडीपी आज भी बहुत कम है और आगे भी बहुत कम रहेगी, क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा है, जो मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन वृद्धि, जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट जिसको आप कहते हैं, वो भारत का बहुत हाई रहने वाला है, इसीलिए भारत ऊपर जाएगा। 2027 में अमेरिका की 2,500 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी होगी और चीन की जीडीपी जो होगी वो 2,110 लाख करोड़ रुपए की होगी, जबकि भारत की जीडीपी 423 लाख करोड़ रुपए की होगी, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। यानी 2027 में अकेले चीन की जीडीपी भारत जैसे 5 देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर होगी। और इसीलिए आज यहां एक सवाल यह भी है कि क्या भारत कभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा? क्या यह संभव है? जितना अंतर आज हमारे और चीन के बीच में है, क्या उस अंतर को पार कर पाना संभव है? आज ये एक सपने जैसा लगता है और अगर आप इन ग्राफ्स को देखेंगे तो आपको लगेगा ये असंभव है, हम अमेरिका तक और चीन तक तो पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि फासला बहुत ज्यादा है, चाहे कितनी भी तेज दौड़े। लेकिन अब एक और अनुमान सुनिए। अनुमान है कि वर्ष 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था तब चीन के आसपास हो जाएगी। देखिए, अब ये 2075 में क्या होने वाला है ये आप देखिए। सबसे पहले चीन देख लीजिए, 2023 में 1588 लाख करोड़, 2028 में 2245 लाख करोड़ और 2075 में चीन होगा 4671 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी चीन की होगी। अब भारत देख लीजिए, आज भारत 306 लाख करोड़, 2028 में 451 लाख करोड़ और 2075 में भारत 4302 लाख करोड़ के आसपास की जीडीपी होगी, जो कि चीन के लगभग बहुत पास है। हम 4300 पर हैं और चीन होगा 4600 पर, तो हम चीन के बिल्कुल बगल में जाकर सटकर खड़े हो जाएंगे। और अमेरिका देखिए, अमेरिका की जो ग्रोथ है, वृद्धि दर है, वो बहुत कम है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका की इकोनॉमी अब थक चुकी है, उसे जितना तेज दौड़ना था दौड़ चुकी, अब उसका सांस फूल चुका है और अब वो थक चुकी है। अमेरिका आज 2023 में 2201 लाख करोड़ की है, 2028 में 2647। तो देखिए, अब से लेकर और 2028 तक मामूली वृद्धि है अमेरिका में, लेकिन 2075 तक अमेरिका सिर्फ 4220 लाख करोड़ तक ही पहुंच पाएगा और इस प्रकार हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे 2075 में और भारत पूरे दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो इस तरह यह सपना पूरा होगा। भारत के पास इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, कामकाजी जो लोग हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे पास हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या अब चीन से भी ज्यादा है। भारत में अभी 15 से 59 वर्ष के 92 करोड़ लोग हैं, सोचिए 92 करोड़, और चीन के पास इसी एज ग्रुप के 91 करोड़ लोग हैं। हमारे पास चीन से 1 करोड़ लोग ज्यादा हैं कामकाजी लोग, और 77 वर्ष बाद यानी वर्ष 2100 में भी भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी, कामकाजी लोग जो होंगे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग हमारे देश में होंगे और पूरी दुनिया के लोग अपना सारा सामान हमारे इस फैक्ट्री में बनवाएंगे और हम यहां से बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। जर्मनी में हुई एक स्टडी में यह बताया गया है कि इस साल जुलाई के महीने में पृथ्वी इतनी गर्म रही कि इसने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जुलाई महीने में पृथ्वी के तापमान का जो अध्ययन किया गया उसके मुताबिक दुनिया में इंसानों ने जब तेल, गैस, कोयले और दूसरे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया था, तब की तुलना में आज पृथ्वी का औसत तापमान जुलाई के महीने में 1.3 डिग्री से 1.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है और 2019 की तुलना में इसमें 0.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है।
इस स्टडी में यह बताया गया है कि जुलाई का महीना जब खत्म होगा तब यह महीना पिछले 1,20,000 वर्षों में, सोचिए, पिछले 1,20,000 वर्षों में अब तक का सबसे गर्म महीना बन जाएगा। और यह जो गर्मी है वो एक भीषण महामारी यानी पैंडेमिक का रूप ले चुकी है और आगे भी लेने वाली है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में अब ये गर्मी और उमस है। इस गर्मी में लोग मारे जाएंगे और इससे दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और सबसे ज्यादा बुरा असर एशिया के देशों पर पड़ेगा, जिनमें भारत भी शामिल है, क्योंकि यहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2030 तक भीषण गर्मी के कारण भारत के कामगारों की प्रोडक्टिविटी 6% तक घट जाएगी। यानी जो लोग अभी बाहर खुले में 12 घंटे काम करते हैं वो 43 मिनट कम काम करने लगेंगे और उनकी जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। भारत में लगभग 23.5 करोड़ लोग बाहर खुले में काम करते हैं और इस हिसाब से गर्मी के कारण 23.5 करोड़ कामगारों के प्रतिदिन 17 करोड़ वर्किंग आवर्स गर्मी की वजह से बर्बाद हो जाएंगे और इसका एक असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि यह गर्मी भारत को सुपर पावर बनने से पूरी तरह रोक देगी, लेकिन यह भी सच है कि इसकी वजह से भारत को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में जरूरत से ज्यादा समय लग सकता है, यानी भारत लेट हो जाएगा। और यह गर्मी भारत के साथ दुनिया के तमाम देशों को परेशान करेगी और एक समय ऐसा भी आएगा जब शायद खुले आसमान के नीचे गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और भारत के लिए स्थिति अच्छी नहीं होगी। और इसे आप एक और रिपोर्ट के जरिए आज समझ सकते हैं। इसलिए आज का हमारा जो भाव है आपके लिए वो ये है कि इस गर्मी को हल्के में मत लीजिए। अभी तक हमारे देश के जो लोग हैं वो गर्मी के बारे में ज्यादा सोचते नहीं। ये गर्मी ना तो उन्हें रात में सोने देती है और ना ही दिन में उन्हें काम करने देती है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 90% लोगों के घरों में आज भी एसी और एयर कूलर में से कुछ नहीं है और ये लोग इतनी भीषण गर्मी में भी सिर्फ एक पंखे के सहारे अपना जीवन बिता रहे हैं। तो ये पहले आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर जो आंकड़े मैं दे रहा हूं, भारत में 90% लोगों के घरों में ना तो एसी है और ना ही कूलर है। अब आप में से जितने लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आप भी इस सर्वे में शामिल हो सकते हैं और खुद पूछिए आपके घर में क्या एसी है, क्या आपके घर में एयर कूलर है। और जिनके घरों में एसी और एयर कूलर है उनकी जो संख्या है हमारे देश में 10% से ज्यादा नहीं है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि भारत में जो टॉप 5% अमीर लोग हैं, पैसे के मामले में जो टॉप 5% लोग हैं, वो देश में इस्तेमाल होने वाले 53% एयर कंडीशनर्स के मालिक हैं। यानी जो देश के 53% एसीज हैं वो सिर्फ 5% लोगों के घरों में लगे हुए हैं, जबकि टॉप 10% अमीर लोग भारत में मौजूद 72% एसीज को चला रहे हैं। तो भारत के 72% एसी सिर्फ 10% लोगों के घरों में लगे हुए हैं। यह हम उन एयर कंडीशनर्स की बात कर रहे हैं जो घरों में लगे होते हैं, दफ्तरों के एयर कंडीशनर्स की बात हम यहां नहीं कर रहे। भारत के 70% लोग गांव में रहते हैं, लेकिन गांव में सिर्फ 1.2% परिवार ही ऐसे हैं जिनके घरों में एसी लगा हुआ है, सिर्फ 1.2% घर गांव में, जबकि शहरों में यह आंकड़ा है 12.6% लोगों के घरों में एसी है। शहरों में जो स्लम्स होते हैं, नोटिफाइड स्लम्स जिन्हें हम कहते हैं, या जो जिन्हें आप झुग्गी झोपड़ी या झुग्गी बस्ती कहते हैं, वहां लगभग 7% परिवारों के घरों में एसी का इस्तेमाल हो रहा है। जो अवैध रिहायशी इलाके हैं वहां सिर्फ 7.7% परिवार, और जो बाकी के रिहायशी इलाके हैं वहां 13% परिवारों के घरों में एसी लगा हुआ है। ये शहरों की बात हम कर रहे हैं।